Hey guys, welcome back to my channel Study Trench। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस आए हैं which is all about महारानी जिंदन कौर। Yes guys, महारानी जिंदन कौर। हम लोग आज इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इनसे रिलेटेड ऐसी क्या हैपनिंग्स है, ऐसे क्या इंसिडेंट्स है जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो आइए गाइस, अब हम लोग ये जानते हैं कि महारानी जिंदल कौर हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक में क्यों इतने हाईलाइटेड हैं आजकल। सी, महारानी जिंदल कौर हु वाज द लास्ट वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ये महाराजा रंजीत सिंह की लास्ट वाइफ थी और ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि हाल ही में लंदन में इनके कुछ गहनों को यानी कि कुछ ज्वेलरीज को नीलाम किया गया है। ऑक्शन यानी नीलाम। यस, तो लंदन में इनके कुछ गहनों की नीलामी की गई है। इसी वजह से ये महारानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, तो अराउंड उनके 600 ज्वेलरीज उनके लाहौर के किसी ट्रेजर हाउस से जब्त किए गए थे। कन्फिस्केटेड मीन्स जब्त किए गए थे, इससे पहले कि वो नेपाल भाग पाती उनको जेल में ही कैद कर लिया गया। गाइस, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है कि महारानी जिंदल कौर आखिर थी कौन, उनका इतिहास क्या था और वो कैसे इतने ऊंचाई तक पहुंची। तो गाइस, महारानी जिंदल कौर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और सबसे आखिरी बीवी थी। और महाराजा रंजीत सिंह वही हैं जिन्होंने सिख साम्राज्य की नींव रखी थी। और महारानी जिंदल कौर महाराजा दुलीप सिंह की माँ भी थी। दुलीप सिंह वही राजा है जो कि सिख साम्राज्य के सबसे आखिरी राजा थे। दुलीप सिंह उनके बेटे का नाम है। ओके, तो महारानी का जन्म होता है चाचर गुजरनवाला में, और ये कहाँ है? पंजाब में। इन 1817 में महारानी का जन्म होता है और उनका नाम रहता है जिंद कौर औलख। उनका असल नाम होता है जिंद कौर औलख और उनको प्यार से जिंदल कौर बुलाया जाता था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके फादर का नाम था मन्ना सिंह औलख जो कि शाही खजांची की देखरेख करते थे। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि महारानी जिंदल कौर इतनी खूबसूरत थी और इतनी अक्लमंद थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने उनको बिना देखे ही शादी का प्रस्ताव भेज दिया। दरअसल हुआ ये कि महारानी जिंदल कौर के जो फादर थे मन्ना सिंह, उन्होंने उनकी खूबसूरती और उनकी बुद्धि का इतना खूबसूरत बखान किया कि महाराजा रंजीत सिंह काफी इम्प्रेस हुए उनसे और सीधे उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेज दिया 1835 में, जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। ओके, और 1835 में शादी होते ही 1838 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था दुलीप सिंह। और ये दुलीप सिंह कब पैदा हुए? महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। और क्योंकि वो अकेली विधवा थी रंजीत सिंह की, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुई, काफी ज्यादा उन्होंने अपने आप को संभाला, काफी ज्यादा बलशाली थी। वो इतनी ज्यादा केपेबल थी कि उन्होंने अंग्रेजों के आक्रमण को पंजाब में होने से रोका। उन्होंने रेजिस्ट किया अंग्रेजों का आक्रमण और आखिर में क्या हुआ कि उनको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वो अकेली थी, उनके पास उतना सपोर्ट नहीं था। लेकिन जितना बल पड़ा उन्होंने अपोज किया और फाइनली उनको अंग्रेजों के आगे सरेंडर करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि महारानी जिंदल कौर कब और किन हालातों में शासक बनी, रीजेंट यानी कि शासक बनी। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि 1838 में राजा दिलीप सिंह को उन्होंने जन्म दिया था और 1843 में राजा दिलीप सिंह को राजा की पद्धति पे बैठा दिया गया। और क्योंकि वो उस वक्त मात्र 5 साल के थे,
इसलिए वो राज्य का देखरेख नहीं कर सकते थे। तो उनकी तरफ से उनकी माँ यानी कि जिंदन कौर पूरे के पूरे राज्य का देखरेख करती थी और सारे जितने भी जरूरी चेंजेस होते थे, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो, चाहे वो मार्केट सिस्टम हो, जितने भी चेंजेस हो, उन सारे चेंजेस को जिंदन कौर राजा दिलीप सिंह की तरफ से अपने राज्य में लाती थी। 1843 में राजा दिलीप सिंह के राजा बनते ही अंग्रेजों ने दिसंबर 1845 में सिखों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया, जिसको कहा जाता था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और इस वॉर में क्या हुआ कि दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने एक राजा तो एक्सेप्ट किया, लेकिन उनकी माँ महारानी जिंद कौर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। दरअसल महारानी का यह मानना था कि अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे, लेकिन उनकी इस रणनीति ज्यादा देर तक टिकी नहीं और आखिर में क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनको कैद कर लिया और उनको जेल में बंदी बना दिया। उनको बंदी बनाने के बाद अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत सारे लालछन लगाए, उनके कैरेक्टर पे, उनके चरित्र पे बहुत सी उंगलियां उठाई। अंग्रेजों का मानना था कि रानी जिंदन कौर एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो चरित्रहीन थी और उनको एक मैसलीना ऑफ पंजाब का टैग दिया अंग्रेजों ने, जिसका मतलब ये था कि वो रोमन एम्परर क्लॉडियस की एक थर्ड वाइफ थी, यानी कि वो गैर कानूनी तरीके से रोमन एम्परर जिनका नाम क्लॉडियस था उनकी बीवी बन के रहती थी और इसी की बेसिस पे अंग्रेजों ने उनको मैसलीना ऑफ द पंजाब भी कहा। नेक्स्ट है कि जब उनको कैद कर लिया गया तो 1849 में 1849 में क्या हुआ कि वो चुनार फोर्ट से, जो कि यूपी में है, चुनार एक फोर्ट है चुनार में, वहां से वो अपने आप को रिहा कर ली और इतनी खूबसूरती से अपने आप को जेल से रिहा की कि अंग्रेज जो है हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दरअसल अपने आप को एक भिखारी के बहरूपिये में ढाल लिया और उस जेल में अंधेरे में वो चुपचाप से दिमाग लगा के निकल ली। दरअसल क्या हुआ कि उन्होंने जेल का जो गार्ड था उसको उन्होंने बहका दिया पैसे दे करके और फिर वो वहां से रिहा हो गई। वेल वेल वेल, वो कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, तो महारानी जिंदन कौर कुछ इसी कॉम्बिनेशन की बनी थी। खूबसूरती तो थी ही, वो खूबसूरत बहुत थी और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा होशियार भी थी। तो अंग्रेजों को यकीन ही नहीं हुआ कि महारानी जिंदन कौर उनके जेल से रिहा हो गई, उनके जेल से रिहा नहीं, उनके जेल से भाग गई और अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। तो 1849 में जैसे ही महारानी जिंदन कौर जेल से भागी तो सीधे गई नेपाल के काठमांडू में। वहां जाने के बाद वहां का जो प्रधानमंत्री था जंग बहादुर, उन्होंने उनको शरण दिया और भागमती नदी के पास उनके रहने का इंतजाम किया। वहां पर वो नेपाल में 1860 तक रही, 1860 तक वो रही और वो षड्यंत्र बनाती रही कि अंग्रेजों को पंजाब और जम्मू कश्मीर से कैसे भगाएं, कैसे पूरे के पूरे सिख का जो साम्राज्य है उनको कैसे वापस दिलाया जाए। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बहुत सारे कांटेक्ट करने की कोशिश की उन सभी रिबेलियंस को जो कि इलाहाबाद में रहते थे और किसी न किसी तरह अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया और उन्होंने उनके सारे फंड्स जो भेजती थी रेबेलियन को, वो सारे फंड्स के बारे में पता लगाया, उन सारी चिट्ठियों के बारे में पता लगा लिया और नेपाल का जो प्रधानमंत्री था जिन्होंने उन्हें साइलम दिया, जिन्होंने उन्हें शरण दिया था जंग बहादुर, उनको ये वार्न किया कि वो उन्हें यानी कि महारानी जिंदन कौर को सरेंडर करें वरना उनके लिए अच्छा नहीं हो। ओके, तो अंग्रेज जो है पूरी तरह से परेशान हो गए थे कि एक औरत ने उनको नचा के रख दिया है। और महारानी जो है जम्मू कश्मीर के महाराज सिंह के पास और जम्मू के महाराज गुलाब सिंह के पास कई चिट्ठियां और कई सारे रुपए भेजती रही ताकि उनकी जो सिख की जो प्रोविंस है वो वापस उनको मिल जाए। अब आखिरी में हम लोग के दिमाग में एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या महारानी जिंदन कौर अपने बेटे महाराजा दिलीप सिंह से कभी मिल पाई? तो इसका जवाब है हाँ। 1861 में कलकत्ता में महारानी जिंदन कौर को अपने बेटे राजा दिलीप सिंह से मिलने की इजाजत मिली। आप लोग जानते हैं कि 1860 तक तो नेपाल में ही थी
और उसके बाद वहाँ के जो पीएम है, नेपाल के जो पीएम थे जंग बहादुर, उन्होंने अंग्रेजों के कहने पे महारानी को कैद करवा लिया, अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ओके, तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या कहा कि 1861 में वो अपने बेटे से मिल सकती हैं और उसके तुरंत बाद उनको लंदन जाना पड़ेगा। यानी कि वो मिलने के बाद इमीडिएटली लंदन में उनको भेजा गया, जहाँ पे उनको कैद किया गया। और उस दौरान जब तक महारानी जो है नेपाल में थी, उस दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को सिख से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि महारानी जब ब्रिटेन चली गई, लंदन चली गई, तब क्या हुआ कि उनकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी और फाइनली 1 अगस्त 1863 को उनकी डेथ हो गई केंसिंगटन गार्डन्स में। ये गार्डन लंदन में है और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। और इसी के बाद महारानी का ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी ट्रेंच। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट विथ